नमस्कार। होली की आपको बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएँ। और हम समझेंगे आज कि होली के बारे में भी थोड़ा-सा जान लेते हैं ना। कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं और बिना जाने काम कर रहे हैं तो इस तरीके से हमारी हैबिट डेवलप हो जाती है कि हम अपने जीवन में बहुत सारे काम बिना जाने कर रहे होते हैं। और इससे क्या होता है पता है? इससे हमारा एटीट्यूड बिल्डअप होता है। एक ऐसा एटीट्यूड बिल्डअप होता है जो कहीं न कहीं बहुत से कार्यों को बिना जाने करने की हमारे अंदर आदत को विकसित करने में अहम भूमिका निभाता है। और एक जगह की आदत हमारे एटीट्यूड जब कोई एक कर्म धीरे-धीरे हमारे एटीट्यूड को प्रभावित करने लगता है या हमारी आदत को ही प्रभावित करने लगता है और वो गलत आदत हो, तो उससे हमारे जीवन के प्रत्येक निर्णय प्रभावित होते हैं। तो समझते हैं हम समझते हैं हमारा जो टॉपिक है आज होली प्रकृति, मनोविज्ञान, विकास और बाजार। एक प्रमाण आधारित समग्र विश्लेषण करेंगे। मतलब देखिए आपको भी पता है, हमें भी पता है। जो भी बात करेंगे प्रामाणिक बात करेंगे। और इसमें देखिए ये होली एक त्योहार है तो इसमें बहुत प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इसमें हम एक मोटा-मोटा समझने की कोशिश करेंगे कि होता क्या है ना? शुरुआत क्या हुई, क्या-क्या प्रभाव होता है मनोविज्ञान से, क्या इसमें देखने को मिलता है, ये सारी चीज़ें। होली को समझने के लिए हमें भावनाओं से थोड़ा ऊपर उठकर देखना होगा। यह ना तो केवल धार्मिक कथा है, न केवल रंगों का उत्सव और न ही केवल बाजार का उत्पाद। यह मानव सभ्यता के विकास, जैविक अनुकूलन, सामाजिक संतुलन, सांस्कृतिक निर्माण और आधुनिक आर्थिक संरचना, इन सब का संयुक्त परिणाम है। आइए इसे क्रमबद्ध, तार्किक और प्रमाण आधारित दृष्टि से समझें। जैविक और मौसमी आधार, बायोलॉजिकल एंड सीजनल लॉजिक क्या है? मतलब जैविक और मौसमी आधार क्या है जिसके आधार पर होली को हम समझ सकते हैं। देखिए, होली शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के संक्रमण के समय आती है। कहने का मतलब ये है, संक्रमण यानी दो चीज़ जब मिलते हैं, ये जो काल होता है, मान लीजिए पानी है और ये मिट्टी है, तो यहाँ पे जो इसे संक्रमण काल बोलते हैं। यानी जो बीच होता है, तट होता है, वो एक संक्रमण काल का उदाहरण है, संक्रमण का उदाहरण है, काल नहीं, संक्रमण का। तो शीत ऋतु यानी ठंडी खत्म होती है और गर्मी धीरे धीरे शुरुआत होती है, तो वो जो संक्रमण का काल होता है में आती है। मौसम परिवर्तन के दौरान मानव शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र अनुकूलन की प्रक्रिया से गुजरता है। आप स्वाभाविक से जानते हैं, कॉमन सेंस आपने बहुत बार अनुभव किया होगा कि जब चेंजेस होता है, मौसम चेंज होता है, ठंडी अचानक आ जाती है, गर्मी अचानक आ जाती है, तो कहीं ना कहीं आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है कि नहीं, जुकाम बुखार होने की संभावना बढ़ती है कि नहीं। तो क्या होता है, इम्यून सिस्टम थोड़ा-सा अनुकूलन करने की कोशिश करता है, क्योंकि अभी तक वो क्या था, इसमें था, और फिर अचानक चीज़ें बदल जाती हैं। तो इस तरीके से इतिहास में कृषि समाजों के लिए यह समय नई फसल का था, नई ऊर्जा, नया भोजन और सामूहिक राहत। सामूहिक अग्नि को देखें तो आग का उपयोग प्राचीन समाजों में केवल धार्मिक नहीं था, यह सामाजिक एकत्रीकरण और पर्यावरणीय शुद्धि का माध्यम भी था। जो हवन वगैरह करते हैं उसमें जो घी वगैरह डालते हैं, उससे वातावरण शुद्ध होता है। ये वैज्ञानिक प्रमाण भी है, इस तरीके से, है ना। लेकिन देखिए, उसमें हवन में आप क्या क्या डाल रहे हो, अगरबत्ती, इसका कोई बहुत एनालिसिस नहीं है हमारे पास। तो ये आप मत मान लीजिए कि अब आग जलाने से शुद्धिकरण होता है, ये मोटा मोटा मान लीजिए कि हाँ होता होगा आंतरिक रूप से, कैसा भी। आगे समझते हैं। यह दावा नहीं कि इससे सभी कीटाणु नष्ट हो जाते थे, पर सीमित ज्ञान के युग में यह एक व्यवहारिक अनुमान था। मतलब हमारे पास जो अनुमान था, और हम सोचते थे कि जैसे आग सब चीज़ को नष्ट कर सकती है, वैसे हो सकता है वातावरण में जो चीज़ें बदल रही हैं, क्योंकि हमें परिवर्तन, जो क्लाइमेट हमारा बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, वो तो हमें वातावरण में दिख रहा है। तो हो सकता हो उनका ऐसा अनुमान हो कि ऐसा हम जलाएंगे, आग जलाएंगे तो जो वातावरण में चीज़ें, खराब चीज़ें हैं जिनसे हम बीमार पड़ रहे हैं, वो सही हो जाए। ये अनुमान था बस, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं था। यहाँ तर्क यह है कि परंपरा का जन्म अंधविश्वास से नहीं, उपलब्ध ज्ञान के आधार पर हुआ। मतलब जो चीज़ें हमें पता थी, हमने अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया, और आज भी हम वही करते हैं, जो हमें पता होता है उसी के आधार पर। कोई उसमें बुराई नहीं है। बुराई ये है कि जब हम जान जाएं, जब हम पता हो जाए हमें कि यार वो काम हम गलत कर रहे हैं, फिर उसे ना छोड़ने पर बुराई है। लेकिन अभी हम पता है,
जितना हमें पता है उस आधार पर हम निर्णय ले रहे हैं, तो फिर इसमें कोई बुराई नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मनोवैज्ञानिक आयाम, साइकोलॉजिकल एविडेंस क्या होता है? मनोवैज्ञानिक आयाम का मतलब होता है, देखो मनोविज्ञान में हम ये देखते हैं कि हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है। तो ये होता है, यानी मस्तिष्क में किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, हार्मोन्स वगैरह को लेकर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आधुनिक मनोविज्ञान बताता है कि सामूहिक उत्सव, यानी जो भी आप होली कह लो, जितने भी त्यौहार मनाते हो या फिर पार्टीज करते हो, ये सारी चीज़ें इसी में आ जाती है। सामूहिक उत्सव तनाव हार्मोन्स घटाते हैं। जब आप फैमिलीज़ के साथ गैदरिंग में होते हैं, पार्टीज़ में होते हैं, त्योहार में होते हैं, ग्रुप्स में होते हैं, खेलते हैं बच्चों के साथ, है ना, कई सारी चीज़ें करते हैं, तो उससे क्या होता है, तनाव आपका स्वाभाविक कम होता है। ये आप अनुभव करेंगे, बिल्कुल अनुभव करेंगे, आज कर लीजिएगा आप। फिर सामाजिक बंधन हार्मोन्स बढ़ते हैं, मतलब एक तरीके का रिलेशनशिप बिल्डअप होता है हमारा। सामूहिक हंसी मानसिक स्वास्थ्य सुधारती है। तो ये भी एक तरीके का, मतलब कहने का मतलब है कि एक इंसान होने के नाते ये हमें बेनिफिट्स करता है, समूह में मिलना, बातें करना, ये सारी चीज़ें। कृषि समाजों में श्रम प्रधान जीवन था, त्योहार सामूहिक भावनात्मक पुनर्संतुलन थे। मतलब देखिए, जीवन जब ठंडी में पूरा उन्होंने काम किया, अब ठंडी आ रही है तो बहुत कम मिलना जुलना होता था। कृषि प्रधान जीवन था, इसलिए त्योहार वगैरह इससे मिलते थे, लोग समझते थे, ये सारी चीज़ें बहुत बेहतर थी। बहुत बेहतर कहें या ना थे, लेकिन ठीक था, मिले, फिर थोड़ा सा इमोशनल बिल्डअप हुआ तो इस तरीके से और अच्छा उनको फील होता था। होली एक नियंत्रित सामाजिक मुक्त क्षेत्र था, जहाँ अस्थायी समानता और खुलापन था। अस्थायी समानता को तो समझ रहे हैं आप? देखिए, हमें पता है वर्ण व्यवस्था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी कुरीतियाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन होली में ऐसा कोई नहीं, लोग मिलते थे, आपस में मिलते थे, कम ये मतलब समानता अस्थायी थी, वो एक दिन दो दिन, स्थायी समानता नहीं थी, लेकिन थी। और एक खुलापन था, मिल सकते थे लोग। अब जो भी था वो तो अतीत की बात है, देख तो नहीं रहे, लेकिन जो हमारे पास फैक्ट है उसी के आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यह सामाजिक स्थिरता का उपकरण था। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विकास, कल्चरल इवोल्यूशन। विकास का मतलब समझते हैं, जैसे आपने एक बीज लगाया, बीज जब वृक्ष बन जाता है बड़ा सा बरगद का, तो वो क्या, बीज से वृक्ष बनने की प्रक्रिया उसका विकास कहलाती है। किसका? उस बीज का विकास, है ना, या उस पेड़ का पूरा विकास क्रम क्या है, वो है बीज से उसके वृक्ष बनने की प्रक्रिया। मानव समाज कथाओं के माध्यम से मूल्यों को संरक्षित करता है। अहंकार का दमन, सत्य की विजय, ये प्रतीकात्मक संदेश हैं, जो कहीं ना कहीं जो होलिका दहन का कॉन्सेप्ट है वो यहीं से मिलता है। इतिहास में हर संस्कृति ने ऋतु परिवर्तन को उत्सव से जोड़ा है, इसलिए होली केवल एक धार्मिक घटना नहीं बल्कि कृषि आधारित सभ्यता की स्मृति है। देखिए, यहाँ पे कृषि फैक्टर क्यों आ रहा है? कोई भी चीज़ बिना इकोनॉमिक फैक्टर के साथ नहीं होती, और अतीत में क्या था, कृषि ही लगभग लगभग एक आजीविका का स्रोत था, तो इसलिए भी फैक्टर सामने आ रहा है। यह सांस्कृतिक विकास का उदाहरण है। सामाजिक संरचना और समानता, होली का मूल उद्देश्य सामाजिक दूरी कम करना था। अस्थायी वर्ग विघटन होता है, वर्ग विघटन मतलब वर्ग घटते हैं, विघटन मतलब होता है टूटना। तो जो बहुत सारे वर्ग हैं, क्षत्रिय, वैश्य, ये सारी चीज़ें, बड़ी बड़ी जातियाँ हैं, उनके बीच थोड़ा सा विघटन होगा, यानी अस्थायी मतलब, अस्थायी मतलब देखो, मतलब नहीं, स्थायी मतलब यानी छोटे समय के लिए, कम समय के लिए, एक या दो, अस्थायी का मतलब हुआ एक या दो दिन के लिए। वर्ग विघटन यानी एक दो, जो तीन वर्ग हैं ये सब मिल के एक हो गए, होली में सब मिल के खेल रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, वर्ग विघटन हो गया। कितने दिन के लिए? जब तक होली है, यानी अस्थायी वर्ग विघटन हुआ। सामूहिक सहभागिता बढ़ी, बिल्कुल बढ़ी, लोग समूह में आ रहे हैं, सहभागी बन रहे हैं, होली खेल रहे हैं, लाल गुलाल लगा रहे हैं, ये कितना अच्छा है ना। संवाद और मेल मिलाप हो रहा है इस तरीके से। यह सामाजिक तनाव को कम करता है, सिंपल सी बात है, लेकिन यह तभी संभव है जब उत्सव स्वैच्छिक और सम्मानपूर्ण हो। सम्मानपूर्ण होना चाहिए, है ना, ये नहीं कि चीज़ें थोड़ा सा खराब हो, तो सम्मान भी होना चाहिए और स्वैच्छिक होना चाहिए। ऐसा होता है, मान लो कोई दोस्त ऐसा है जो नहीं खेलना चाहता है होली, अब चार पांच बच्चे दोस्त उसको ले जाके उसे गड्ढे में फेंक देंगे, या फिर शहरों में जो होता है पानी से, कोई सारी चीज़ें, बहुत से लोग होते हैं जिनका नेचर नहीं होता है खेलना, तो उसके लिए क्या है, तो ऐच्छिक नहीं है, तो फिर वो आनंद नहीं ले पाएगा होली का, है ना। पांच लोगों के लिए तो बड़े मजे की बात, लेकिन वो एक इंडिविजुअल के लिए वो होली होली नहीं रह जाएगी। वो होली उसके लिए हमेशा की यादगार बन जाएगी। क्यों? क्योंकि उस समय उसको बड़ा अजीब सा, तो इस तरह से वही है कि स्वैच्छिक भी होना चाहिए और सम्मानपूर्ण भी होना चाहिए, तब मज़ा आता है ना। आर्थिक आयाम समझने की कोशिश करते हैं, तब और अब।
पारंपरिक अर्थव्यवस्था स्थानीय कारीगर होते थे, कृषि अर्थव्यवस्था थी, है ना, प्राकृतिक रंग थे, कलर थे, वो पेड़ पौधे जो पत्तियों से बनते थे बहुत, है ना, सीमित संसाधन हुआ करते थे। आधुनिक उपभोक्तावाद है, बड़े ब्रांड हैं, बहुत सारे कंटेनर टाइप में बहुत बड़ी बड़ी पिचकारियाँ चल रही हैं, रासायनिक उत्पाद हैं, आक्रामक विज्ञापन चलाए जा रहे हैं, है ना, होली के बहुत सारे मूवीज़ हैं जो इस चीज़ को प्रमोट कर रही हैं, बहुत सारे बैनर हैं इस तरीके से, तो इस चीज़ को हम देखेंगे। डीजे है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आधा तो रोल यही प्ले कर देता है, डीजे हो गया, ये हो गया, संगीत है, गाना बजाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखते हैं आगे हम, आधुनिक अर्थव्यवस्था के में लाभ क्या है, प्राथमिक उद्देश्य, सॉरी, आधुनिक अर्थव्यवस्था में लाभ प्राथमिक उद्देश्य है, त्यौहार भावनात्मक नहीं मार्केटिंग अवसर भी है। देखिए कई सारी चीज़ें होती हैं, आप जो सूचना ग्रहण कर रहे हैं ना, आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल से आप सीरियल देखते हैं, अभी देखते हैं कि नहीं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, मोबाइल से हम सीरियल देखते हैं, सीरियल में बहुत सारी सूचनाएं आती हैं, उन सूचनाओं के माध्यम से मार्केटिंग की जाती है, आपको पता भी नहीं लगेगा कि उस वीडियो ऑडियो में किस तरीके से उपभोक्तावाद घुसा हुआ है और आप में इच्छाएं पैदा कर रहा है बाजार के लिए। ठीक है, इसको आपको बहुत ध्यान से नहीं समझ में ही नहीं आएगा, एक सीरियल में वो क्या क्या आपके अंदर इच्छाएं पैदा कर देंगे, आप समझ ही नहीं पाओगे, और वो जब आप बाजार में जाओगे ना तो आपको लगेगा यार ये मुझे अच्छा लगता है, मुझे ले लेनी चाहिए, लेकिन वो वास्तव में आपकी इच्छा नहीं है, तो आपको ये समझना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है, ऐसे बैनर हैं, आपकी इच्छा वास्तव में नहीं होती है, लेकिन आप देखे और पूछने लगे, जाए और बाज़ार में ले लिया आपने, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत से मूवीज़ हैं, इच्छाएँ पैदा करती हैं। गाड़ी की इच्छा शायद आपकी नहीं होती, लेकिन आप मूवी में देखते हैं कि यार ये वाली गाड़ी आ गई है तो आप भी ले लेते हो, वास्तव में आपको ज़रूरत थी क्या उस गाड़ी की? नहीं थी। अगर थी तो आप स्वयं सर्च करते गूगल पे कि यार मुझे गाड़ी की चाहिए, मुझे ये डिमांड है, यहाँ से यहाँ तक जाना है और मुझे इसलिए गाड़ी चाहिए और मुझे ऐसे ही मॉडल चाहिए। मॉडल तो वो देते हैं ना, फिर आपको कहते हैं यार मुझे अच्छा लग रहा है। भैया आपको अच्छा नहीं लग रहा है, एक्चुअली क्या होता है, देखो मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, ये सब जो अध्ययन किया जा रहा है ना, रिसर्च जो हो रही है, वो पूरी की पूरी मानवता की इच्छाओं को समझ गए हैं कि भैया मनुष्य कैसे सोचता है, कैसे जानता है, उसको क्या अच्छा लगता है, कौन सा कलर पसंद है, किस तरीके की डिज़ाइन पसंद है, सब कुछ उन्हें पता है। और उसी के आधार पर वो उसी स्टडी को बेस बना के क्या करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, हर एक चीज़ की, मूवी से लेकर वो जितनी भी उपभोक्तावादी चीज़ें हैं, वो इसी तरीके से आप मॉल में चले जाइए, क्यों एक स्थान पर वो चीज़ें बनी होती हैं, वो वहीं पर क्यों रखी होती हैं, कि लाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से वो उसको प्रयोग करते हैं और फिर अपने जो लाभ आधारित अर्थव्यवस्था है उसको गति देते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, प्राथमिक उद्देश्य है त्यौहार, अब भावनात्मक नहीं मार्केटिंग अवसर भी है। समझ में आ रहा है आपको? जहाँ पे भी आपको लगे कि मैं गलत लॉजिक दे रहा हूँ, प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन कमेंट में लॉजिक के बिहेव पे कीजिएगा, ऐसे नहीं। आर्थिक असमानता के कारण बड़े कारपोरेट समूह बाजार की दिशा तय करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो बड़े बड़े कारपोरेट्स होते हैं ना, वो ही सामूहिक रूप से वो निर्धारित करते हैं कि बाजार में कोई प्रोडक्ट किस तरीके से मिल रहा है। इसके दो परिणाम निकलते हैं, स्थानीय उत्पाद हाशिए पर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं गाँवों में बनती है, लेकिन क्या होता है ना, उनकी डिमांड नहीं रह जाती है, क्योंकि जो कंपनी इसी पे रिसर्च कर रही है, इसी को बना रही है, वो तो फिर भाई सस्ते भी बनाएगी, आकर्षक भी बनाएगी, मनोविज्ञान के उच्चतम ज्ञान को प्रयोग करके बनाएगी, तो फिर स्थानीय उत्पाद की कौन चुनेगा, कौन जानेगा, कौन मानेगा, है ना। तो ये एक प्रश्न रहता है। उपभोग आधारित संस्कृति मजबूत, यहाँ आलोचना बाजार की नहीं बल्कि असंतुलित नियंत्रण की है। आगे समझते हैं, पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी आयाम, रासायनिक रंग त्वचा का रोग हो सकता है, जल प्रदूषण होता है, मिट्टी की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है, आँखों से संबंधित कुछ बीमारियाँ हो सकती हैं, बहुत से ऐसे केमिकल्स होते हैं आप या हम नहीं जानते हैं वो किस पर्पस से बनाया जा रहा है। अत्यधिक लकड़ी वनों पर दबाव, प्रदूषण भी होता है आजकल, तो लोग शहरों में कूड़ा करकट सब भी लगभग कई सारी चीज़ें उसी में डाल देते हैं, पूजा भी करते हैं अंदर इसमें कपड़ा वपड़ा कई सारी चीज़ें डाल देते हैं, तो ये चीज़ें हैं, क्या ही करना है ना।
यही करना नहीं, क्या करना है, बहुत कुछ करना है। समझो इस चीज़ को पहले। फिर क्या है, जल की बर्बादी, जल संकट वाले क्षेत्रों में असमानता, होली भी नहीं खेल पाते वो, क्या करोगे। यदि उत्सव प्रकृति के खिलाफ जाए तो वह अपने जैविक आधार से कट जाता है। होली का मूल संदेश क्या है, विविधता का सम्मान। देखो बहुत सी विविधता है, लेकिन हम होली के दिन क्या करते हैं, गले मिलते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो होली में एक नया रंग उभार देते हैं जीवन में। अहंकार का त्याग होता है, अस्थायी अंधकार की बात प्रकाश। लेकिन दर्शन केवल प्रतीक में नहीं, व्यवहार में दिखना चाहिए। यदि उत्सव में हिंसा, जबरदस्ती या अपमान जुड़ जाए तो वह अपने दार्शनिक आधार से दूर हट जाता है। देखिए इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जिस तरीके से रंगों का मेल एक बहुत सुंदर रंग बना देता है। ठीक है, रंग मिलते हैं बहुत सारे, जैसे मान लो आप सफ़ेद कुर्ता पहने हुए हैं और उस पर बहुत सारे रंग की छींटे पड़ जाए तो कैसा होता है, आपका कुर्ता एक अलग ही रंग का और एकदम बहुत अच्छा सा प्रतीत होता है। उसी तरीके से देखिए हम भी, हमारा जो हम जब छोटे होते हैं, जब एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, वो भी एक तरीके का सफ़ेद कुर्ते जैसा उसका मानव मस्तिष्क होता है। उस पर अगर हम बहुत से अच्छे अच्छे रंगों का मिक्सचर करें तो उसका मस्तिष्क भी एकदम सुनहरा और सुंदर लगेगा और उसमें करुणामय भी होगी। ठीक है, जैसे इसमें समानता है ना होली के दिन, उसमें भी बहुत सी ऐसी समानताएं होंगी, विविधता में एकता का भाव आएगा। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, निष्कर्ष क्या हो सकता है, एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन। यदि हम उपलब्ध प्रमाणों को जोड़ें तो स्पष्ट है होली का उद्भव जैविक और कृषि चक्र से जुड़ा। मनोविज्ञान रूप में यह सामाजिक तनाव घटाती है, सांस्कृतिक रूप में यह मूल्यों को संरक्षित करती है, आर्थिक रूप में यह स्थानीय गतिविधि बढ़ाती है। आधुनिक युग में उपभोक्तावाद ने इसे पुनर्परिभाषित किया। समस्या त्योहार में नहीं, उसकी दिशा में है। समाधान संतुलित आधुनिक होली। प्राकृतिक रंगों की ओर वापसी। देखो प्राकृतिक रंगों की ओर वापसी एक हो सकता है, लेकिन प्राकृतिक जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है, प्राकृतिक कहाँ कुछ बच रहा है, तो ये पॉइंट उतना ठीक नहीं है। सामूहिक और सीमित होलिका दहन, हाँ होलिका दहन ये बिल्कुल ठीक है कि होलिका दहन बहुत पुरानी परंपरा थी। आज के समय में होलिका दहन जैसी चीज़ें शायद ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। समझो ना इसके पीछे का उद्देश्य क्या था, क्यों ऐसा होता था, तो फिर आप समझ पाओगे कि आज वर्तमान स्थिति क्या है और इस हिसाब से क्या होना चाहिए। हाँ, जल संरक्षण बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए और हर सूखी होली ज़्यादा बेहतर हो सकती है। स्थानीय उत्पादों की प्राथमिकता, हाँ ये हो सकता है कि जो बहुत बेहतर है, अगर स्थानीय उत्पाद कोई बना रहा है तो इससे क्या होगा कि एक अर्थव्यवस्था के पहलू में स्थानीय चीज़ों को भी बढ़ावा मिलेगा। स्वैच्छिक और सम्मानपूर्ण गरिमा, बिल्कुल ठीक है। उत्सव से अधिक संवाद पर बल, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। चलो ठीक है, एक दिन उत्सव भी हो जाए तो क्या बुराई है ना, संवाद भी हो, उत्सव भी हो, कुछ नई चीज़ें, अगर जिस तरीके से भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, सामूहिक सद्भाव बढ़ सकता है, सहिष्णुता हो सकती है, वो सारी चीज़ें। अंतिम क्या हो सकता है, होली न तो अंधविश्वास है, न पूर्ण वैज्ञानिक है। यह मानव विकास की ऐतिहासिक प्रक्रिया है जिसे समय के साथ संशोधित और संतुलित करना आवश्यक है। यदि हम तर्क, प्रमाण और संवेदनशीलता के साथ इसे मनाएं तो होली फिर से वही बन सकती है जो वह मूल रूप से थी, प्रकृति, समाज और मानव चेतना का संतुलित उत्सव है होली। संक्षेप में, त्योहार तब तक जीवित रहते हैं जब तक वे मानव हित में विकसित होते रहते हैं। देखिए अगर हम
वास्तव में जीवन से प्रेम करते हैं। तो त्योहार का मतलब यही हो जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम अच्छे तरीके से अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए इन सारी चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं। होली का भविष्य इस पर निर्भर है कि हम उसे समझ कर मनाते हैं या केवल उपभोग करके। तो धन्यवाद, आप लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।